जैन साथियों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी मेरे प्यारे साथियों का बीए सेमेस्टर वाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास तो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, इस क्लास को पूरा देखिएगा। टॉप 50 से भी ज़्यादा आपके प्रश्न इस प्रश्न पत्र, इस मॉडल पेपर में 50 से भी ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया के, ठीक है, वो भी टॉप एकदम आपके परीक्षा में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर बिल्कुल प्रश्न आएगा नहीं। ठीक है, तो बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024, 25, 26, 27, 28 जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे तो भी ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ठीक है, पेपर का नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया, पेपर कोड है DSS 200। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका पेपर होता है साथियों। ठीक है, चले इसमें साथियों आपके टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर है, वो भी नोट्स के साथ आपके मिलेंगे। ठीक है, केवल 50 ही प्रश्न है, लेकिन आपके अगर नोट्स को मिला दिया जाए तो लगभग आपके 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो जो मैं नोट्स पढ़ाऊंगा उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि नोट्स से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा साथियों। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है साथियों, भारत की भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग मृदु से लेकर उच्च भूकंप का संभावित क्षेत्र है? तो लगभग 58.6% है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में भी शानदार तैयारी कराई जाएगी आप लोगों की। ठीक है, सभी विषयों की, तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, बीए सेमेस्टर वाला आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। चले साथियों, दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है? तो संसाधन जो है साथियों, संसाधन जो होता है ये आपातकालीन प्रबंधन का चरण नहीं है। बाकी न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति ये आपातकालीन प्रबंधन के चरण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं, आपका तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस जो मॉडल पेपर है ये इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया साथियों, अकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? बैंक, श्रमिक, डॉक्टर, व्यापारी या श्रमिक? तो सबसे ज़्यादा परेशान श्रमिक होते हैं। ठीक है, जो मजदूरी वगैरह करते हैं ये अकाल के दौरान सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तीसरे का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न बहुत ही शानदार है, क्या पूछा गया है, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा आपदा प्रबंधन योजना 2016 में शुरू की गई। चले पांचवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है इसमें। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः मानव निर्मित आपदा कहा जाता है? आग, भूस्खलन, सूखा या अपरदन? तो जो भूस्खलन है, सूखा है और अपरदन है ये प्राकृतिक आपदा है। आग मनुष्य द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो मानव निर्मित आपदा कौन सी है? आग है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए छठवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए केंद्र में निम्नलिखित मंत्रालयों में से कौन एक नोडल मंत्रालय है? तो गृह मंत्रालय एक नोडल मंत्रालय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा है, जब आपदा घटित होती है तो निम्नलिखित में से सबसे राहत के लिए कदम उठाने वाला कौन होता है? तो सबसे पहले राहत के लिए कदम उठाने वाला स्थानीय प्रशासन होता है। ठीक है, जब आपदा घटित होती है किसी राज्य में तो सबसे पहले कदम कौन उठाता है? स्थानीय प्रशासन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आठवां प्रश्न क्या पूछा गया है, हुरील डीह कोयला खदान दुर्घटना कब हुई थी? तो यह दुर्घटना 1983 में हुई थी। ठीक है, हुरील डीह कोयला दुर्घटना 1983, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलें, एक प्रश्न को दो बार इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, चलें नवा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, हाथियों के हमले का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जनसंख्या वृद्धि, वनोन्मूलन, शहरीकरण, ये सभी क्या है? ये सभी हाथियों के हमले का मुख्य कारण है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 10 नंबर प्रश्न क्या है, राज्य के कितने जिले भूकंप क्षेत्र थर्ड में स्थित हैं? तो राज्य के 15 जिले, ठीक है, भूकंप क्षेत्र थर्ड में स्थित हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
बहुत ही शानदार शानदार ये सारे प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है, झारखंड राज्य में आपदा विभाग का गठन कब हुआ था? 2010 में हुआ था। किसके द्वारा? BM बिड़ला के द्वारा। किसके द्वारा भैया? BM बिड़ला के द्वारा। ठीक है, बिड़ला के द्वारा। चले आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं आपको क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य में भूकंप से सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है? तो जो BIT मेसरा है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, BIT मेसरा जो संस्था है यह भूकंप से सुरक्षा हेतु कार्य कर रही है सभी राज्यों में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा कौन सा निकाय कर सकता है? तो SDMA। ठीक है, SDMA जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में आपातकाल की घोषणा का निकाय कर सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब SDMA का फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। SDMA का मतलब है, यानी फुल फॉर्म इसका होता है राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14 के तहत सभी राज्य सरकारों को SDMA बनाने का आदेश दिया गया है। ठीक है, चले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको जितने इसमें सारे नोट्स हैं ये सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चले 14 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा गया है। निम्न में से भारत में कौन सा संगठन आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है? तो आपदा का सर्वोच्च प्राधिकरण है NDMA। ठीक है, अच्छा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या है NDMA? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण NDMA, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की एक एजेंसी है। NDMA यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। इसका गठन 27 सितंबर 2006 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया था। NDMA के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है NDMA में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 27 सितंबर 2006 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत हुई थी। चलें आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, DDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं। ठीक है, DDMA की अध्यक्षता कौन करता है? जिला अधिकारी। इसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, DDMA। चले फुल फॉर्म भी पूछता है, ध्यान से पढ़ते चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, पुणे, देहरादून या फिर मुंबई? तो हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, भारत में सुनामी चेतावनी प्रणाली का मुख्यालय हैदराबाद। अच्छा की पॉइंट देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना विज्ञान केंद्र INCOIS, ठीक है, हैदराबाद में स्थापित भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र ITEWC भारत के लिए सुनामी सलाह जारी करने वाला राष्ट्रीय प्राधिकरण है। इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम ITEWS की स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देखिए लास्ट में S लिखा है, यहाँ पर C लिखा है, तो सेंटर और सिस्टम, ठीक है, दोनों एक ही होता है, ध्यान रखेंगे, इसका मतलब एक ही होता है यहाँ पर। ठीक है, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न क्या है, भूकंप तरंगों के कारण, कहीं कहीं देखिए आपका सेंटर लिख करके मिलता है इस वाले प्रश्न में, और कहीं कहीं आपको सिस्टम लिख करके देता है, दोनों याद रखेंगे। ठीक है, चलें 17 नंबर प्रश्न क्या है, भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होने वाली आपदा है? तो सुनामी जो है साथियों, ये भूकंपीय तरंगों के कारण उत्पन्न होती है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, हीट वेव कितने समय तक चलती है? यानी गर्म हवाएं कितने देर तक चलती हैं? 1 साल, 10 दिन, 1 महीना? तो ये कई दिनों तक चलती हैं, इनका कोई क्या बोलता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि कितने दिन तक हीट वेव, यानी लू इसे बोलते हैं हीट वेव को। ठीक है, लू बोलते हैं, कितने दिनों तक ये चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। ठीक है, कोई निश्चित दिन नहीं होता है, तो ये कई दिनों तक चल सकती हैं। चले 19 नंबर प्रश्न आपका क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र कहाँ स्थित है?
होनोलुलु हैदराबाद, गोवा या पांडिचेरी में? तो होनोलुलु में अंतर्राष्ट्रीय सुनामी सूचना केंद्र स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 आपका क्या पूछा गया इसमें? एनडीआरएफ का पूर्ण रूप है। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, आपको इसका फुल फॉर्म बता देते हैं। एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ के अंदर कौन कौन से फोर्स काम करते हैं आपको पता है कि नहीं? चलिए मैं आपको बता देता हूं। और एनडीआरएफ आप देखे होंगे जहां पर भी बाढ़ आ जाता है, जहां पर भी प्राकृतिक आपदाएं भयानक आती हैं, भूकंप वगैरह आ जाते हैं, वहाँ एनडीआरएफ के जवान शामिल हो जाते हैं। एनडीआरएफ के जो एनडीआरएफ है इसमें कई सारे बटालियन काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी ये भी पूछता है, तो 2006 में हुई थी, ध्यान रखेंगे। इसका मुख्यालय पूछता है तो नई दिल्ली में है और इसमें 13,000 कर्मचारी हैं, ध्यान रखेंगे। एनडीआरएफ में 12 बटालियन है, जिसमें से 3-3 बटालियन बीएसएफ और सीआरपीएफ से है। ठीक है, 12 बटालियन है, 3-3 बटालियन जो है आपका बीएसएफ और सीआरपीएफ से है, और 2-2 बटालियन किससे है? सीआईएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी से। ठीक है, इसमें 1149 सदस्य होते हैं एक बटालियन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? आपदा के संदर्भ में डेश तथा आस्टर का क्या अर्थ होता है? तो डेश तथा आस्टर का अर्थ होता है, डेश का अर्थ होता है अशुभ और आस्टर का अर्थ होता है तारा। ठीक है, अशुभ तारा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? एनआईडीएम का पूर्ण रूप है। एनआईडीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय संस्थान। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 24 का पूछा गया आपका, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाता है। तो राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्राम स्तर तीनों पर किया जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 का पूछा है, सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र स्थित है काठमांडू में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या है? आपदा प्रतिक्रिया के कितने चरण होते हैं? 5, 4, 3 या 2? तो आपदा प्रतिक्रिया के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से भैया? तो शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति। अच्छा, ध्यान रखेंगे। इसमें 2 प्रश्न और आपके पूछे जाते हैं। आपदा प्रबंधन चक्र में कितने चरण होते हैं? आपदा प्रबंधन चक्र में 6 चरण होते हैं। कौन कौन से? रोकथाम, शमन, न्यूनीकरण, प्रतिक्रिया, पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण। एक प्रश्न और पूछता है, आपदा प्रबंधन में कितने मुख्य चरण होते हैं? तो आपदा प्रबंधन में 3 मुख्य चरण होते हैं। कौन कौन से? आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदाओं के दौरान प्रबंधन और आपदा पश्चात प्रबंधन। चले प्रश्न नंबर 27 पूछा है, संयुक्त राष्ट्र आपदा प्रबंधन टीम यूएनडीएमटी किस देश में आपदाओं से उत्पन्न समस्या को हल करने के लिए जिम्मेदार है? तो सभी महाद्वीपों में। ठीक है, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीपों में काम करती है भैया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा गया है इसमें। क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ भैया? लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद या मणिपुर? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 28 का। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा है? भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह पर घूमने वाले प्रभाव से उत्पन्न होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। आप ये क्लास देख रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोग भूकंप जरूर देखे होंगे। अगर यूपी से हैं तो ये कौन सी तरंगे हैं? यस तरंगे। ठीक है, इस तरह से लहर पैदा करती हैं। ठीक है, भूकंप की कौन सी लहर पृथ्वी की सतह यानी जमीन पर घूमने वाले प्रभाव उत्पन्न करते हैं? तो जमीन हिलने, जब आप खड़े रहे होंगे तो जमीन ऐसे हिल रहा होगा। ठीक है, तो हिलने वाला प्रभाव कौन सा होता है? एस तरंग के कारण वैसा होता है। ठीक है, एस तरंग के कारण ऐसा होता है। तो आप में से कितने लोगों ने भूकंप को देखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। हम तो भैया देखे हैं। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र कितना है?
तो 8% है। ठीक है, भारत का कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र 8% है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है, बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए किस विधि का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो बाढ़ परिवर्तनशीलता को मापने के लिए FFMI का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका फुल फॉर्म होता है फ्लैश फ्लड मैग्नीट्यूड इंडेक्स। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। आपका 32 नंबर प्रश्न क्या है भैया, आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। आपदा पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं। ठीक है, 5 चरण, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलें 33 नंबर प्रश्न आपको क्या पूछा है, समुद्र तट पर सुनामी का पता लगाने के लिए तटीय ज्वारमापी यंत्रों को 50 किलोमीटर दूर रखा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, आपदा प्रबंधन के भाग के रूप में कितने विशिष्ट प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो 6 प्रकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है। वह 6 प्रकार के कार्य कौन कौन से हैं भैया, तो आपदा प्रबंधन के तहत 6 अलग अलग कार्य सामने आते हैं और पहचाने जाते हैं। पहला है न्याय संगत तरीके से सहायता, घाटे का प्रबंधन, जोखिमों का प्रबंधन, इवेंट मैनेजमेंट, संसाधनों का प्रबंधन और पर्यावरणीय प्रभावों को न्यूनतम करना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका आपातकालीन स्थिति में प्रशिक्षण। चले आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है। 15 जून, 5 मार्च, 13 अक्टूबर या 13 सितंबर। तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण की स्थापना कब हुई थी, 1989 में। चलिए प्रश्न नंबर 36 क्या पूछा है, ISDR का सही पूर्ण रूप चुने। तो ISDR का सही पूर्ण रूप है आपका आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चले प्रश्न नंबर 37 क्या पूछा है, 37 नंबर, ज्वालामुखियों की भूमि के ढलान और आकार में सूक्ष्म परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टिल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 क्या पूछा गया है आपका, भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना किसने जारी की थी। बताइए किसने जारी की थी भैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली आपदा प्रबंधन योजना जारी की थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपका क्या पूछा गया है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार, ठीक है, IMD के अनुसार किस तूफान को सुपर चक्रवात के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब हवा किसी भी गति से चलती है। तो जब हवा 220 किलोमीटर से ऊपर होती है तो उसे सुपर चक्रवात कहा जाता है। ठीक है, 39 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, मानव निर्मित आपदा का एक उदाहरण क्या है। भूकंप, सुनामी, रासायनिक आपदा। तो रासायनिक आपदा जो है साथियों ये मानव निर्मित है। ठीक है, भूकंप और सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है। प्रश्न नंबर 41 आपका क्या पूछा गया है, ज्वालामुखियों से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। तो देखिए ज्वालामुखी से जलवाष्प भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में जल वाष्प निकलता है। ठीक है, तो आपका बेस्ट आंसर, करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले प्रश्न नंबर 42 का पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी या समुद्री लहर। तो दोस्तों जो समुद्री लहर है ये भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। ज्वालामुखी भूगर्भीय है, भूकंप भी आपका ज़मीन के अंदर ही आता है, सुनामी भी आपका ज़मीन से ही उठता है। समुद्री लहर क्या है, इस तरह से समुद्री लहर पानी के ऊपर चलता है। ठीक है, ये आपका भूगर्भीय आपदा का हिस्सा नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चले 43 नंबर प्रश्न क्या है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अक्सर बाढ़ का अनुभव करता है। बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। तो ये सभी करते हैं। ठीक है, सुनामी कैसे आता है, जब भूकंप आता है तभी भूकंप ही सुनामी का रूप ले लेता है। ठीक है, चले ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रश्न नंबर 44 है,
सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप नापने के लिए किया जाता है भैया, ठीक है, भूकंप मापने के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 45 क्या पूछा गया आपका? तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं? तो जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा है यह हमेशा चक्रवात से परेशान रहते हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न क्या है? भूकंप को मापने में उपयोग किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? जो भूकंप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, सिस्मोग्राफ, उसकी जो मापने की सीमा है वो कितनी है? तो वो 1 से 12 है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 46 का। प्रश्न नंबर 47 क्या पूछा है आपका? गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? तो 2001 में आया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? तो भूकंप, सुनामी या परमाणु दुर्घटना, ठीक है, परमाणु दुर्घटना आपका ये प्राकृतिक खतरा नहीं है, बाकी भूकंप और सुनामी ये प्राकृतिक खतरा है। प्रश्न नंबर 49 क्या पूछा गया है आपका? एक ढलान से चट्टान, मलबे या पृथ्वी के सरकने को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? भूस्खलन, भूकंप या बाढ़? तो भूस्खलन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, पहाड़ वहाड़ खिसकता है तो उसे किसके रूप में जाना जाता है? भूस्खलन, ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना कब शुरू की गई? तो 1954 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना शुरू की गई थी, ठीक है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों से मुलाकात होगी जरूर, ठीक है। साथियों आपके सारे विषयों की तैयारी कराई जाती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस मॉडल पेपर को आगे जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।